Hello students, good morning to all of you and also your parents. Dear students, I am English teacher A.K. Singh, belong to Kaimur district. Dear students, I want to say you that this time really the situation of education areas is damaged, but government is not responsible for this. Only one conditions another situations may be the responsible for this. But dear students, I want to say you that don't see the situation don't see the conditions applied of government, you see the positive point of this situation. Dear students, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इस समय हम लोगों की शिक्षा पूरी तरह से तितर बितर हो चुका है और हम सभी लोग इसका जिम्मेदार सरकार को किसी भी तरह से नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया है हमारे हित के लिए लिया है। क्योंकि ये जो कुछ भी है वो सब प्रकृति का देन है, प्रकृति का ही सब कुछ किया गया है और प्रकृति खुद में सब कुछ होता है। परंतु हमें इस चीज को लेकर के परेशान नहीं होना है कि हम लॉकडाउन में क्या करें, हमारा सिलेबस कवर होगा कि नहीं होगा, हमारा एग्जाम कैसे होगा, हम कैसे एग्जाम को फेस करेंगे, क्या ऐसा कुछ भी माइंड से सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से अब आपको 12th का पूरा सिलेबस ही लेकर के आ रहे हैं बाय ऑनलाइन। इसलिए हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अब दिमाग में भी ऐसा कुछ भर चुका है कि सरकार कब क्लास खोलेगा या इसके जिम्मेदार सरकार है, सरकार की वजह से हमारी पढ़ाई पूरी तरह से डैमेज हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस बातों को दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे पहले तो हमें कि कभी भी दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। कभी सिचुएशन होता है हमारे अनुसार, कभी हम उसके अनुसार हो जाते हैं। इसलिए स्थिति कभी अनुकूल भी हो सकता है और कभी प्रतिकूल भी हो सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हमें उसका सामना करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना ही चाहिए। और वैसे भी कहा गया है कि हर रोग का निदान होता ही है, हर समस्या का समाधान होता ही है। इसलिए हम आपकी कैरियर को देखते हुए ऑनलाइन इंग्लिश क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए आप सारे स्टूडेंट से ये मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप पूरी तरह से घर पर जब भी वीडियो को देखिए तो पूरा मोबाइल को अगर ऑफ कर दीजिए और जितने भी मिनट का वीडियोस होता है आप उसको पूरा वीडियोस देखकर ही उसको छोड़ने का प्रयास कीजिए। क्योंकि कोई भी बातें जब तक से पूरी तरह से उसमें उतर करके देखते नहीं है, जब तक से उसमें उतर करके जानते नहीं है, सिर्फ थोड़ी मोड़ी बातों को देख करके ये कह देना कि वो अच्छा है, वो खराब है, ऐसा वैसा, तो ये कोई अच्छी चीज नहीं होता है। क्योंकि कुछ चीजों में कुछ चीजें अलाउ होती है, लेकिन सब चीजों में सब चीजें अलाउ नहीं हो सकता है। जैसे अगर कोई चावल बना रहा है तो पूरा पक्का है कि 2 चावल को देख करके पूरे चावल को पता लगा लेगा, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी फील्ड पर उतरेगा तो सिर्फ 2 या 3 बॉल पर खिला करके उसको पता नहीं लगाया जा सकता है। अर्थात कुछ चीजों को जानने के लिए हमें गहराई में जाना ही पड़ता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरे एकाग्रचित होकर और मन से जरूर पढ़िए और हम पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको एक एक पढ़ाई समझ में आएगा। यदि आपके दिमाग में ऐसा होगा कि टीचर हमारे पास नहीं है, हम कुछ पूछ लेते, तो अगर ऐसी समस्या है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या आप मोबाइल से भी बात कर सकते हैं। आपको बहुत सारे तरीके, वैसे हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके सामने ऐसा कोई समस्या आए ही ना। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए क्लास में अब कैसे पढ़ाया जा रहा है। अभी तक तो हम लोग ऑफलाइन टीचर के सामने पढ़ते थे, लेकिन अब दूसरे तरीका से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव माइंड होकर के पढ़ने का प्रयास कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने स्टार्टिंग ही कर दिया है 12th इंग्लिश क्लास। 12th इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स,
डियर स्टूडेंट्स, ये 12th इंग्लिश क्लास का सिलेबस है और हम आपको पहले सबका डिस्क्रिप्शन कर दिए हैं। जैसे आपको पता है कि एक तरफ लैंग्वेज होता है और एक तरफ आपके अन्य सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको एक तरफ पूरे पीसीएम होंगे और एक तरफ लैंग्वेज होंगे, और उस लैंग्वेज में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों शामिल हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हिंदी से भी आपका 100 मार्क्स बनते हैं और इंग्लिश से भी आपके 100 मार्क्स बनते हैं, और दोनों मिलाकर आपका 200 मार्क्स बनाया जाता है। तो अब मैटर्स आता है कि ठीक है, आप तो जान लीजिए कि हिंदी से ऐसे बनता है, इंग्लिश से ये बनता है, लेकिन इसका होल डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के सिलेबस का। देखिए, कुछ लोगों के दिमाग में ये हो सकता है कि एक इंग्लिश का टीचर हाउ कैन टीच द हिंदी। तो ऐसा बात नहीं है। हम सभी लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, और हिंदी यहाँ का जेन्युइन है। अगर जो इंग्लिश पढ़ा सकता है तो हिंदी में कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाएंगे। हम मानते हैं कुछ पोएम्स होते हैं, कविताएं होती हैं, उसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर जानकारी रहेगा तो वो पढ़ाया जा सकता है। तो हम पहले हिंदी में आपको बताना चाहेंगे कि दोनों का सिलेबस सेम होता है। जो हिंदी है वह इंग्लिश है। आप जो इंग्लिश है, जो हिंदी है, ये दोनों चीज पर चलते हैं। और आपके दिमाग में हुआ कि नहीं, हम इंग्लिश को बोलने का प्रयोग करते हैं, हम हिंदी केवल बोलने का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा आपका सोचना पूरी तरह से गलत है। क्योंकि हिंदी में हम दोनों को कवर करते हैं। हिंदी को हम लैंग्वेज के भी रूप में लेते हैं और हिंदी को सब्जेक्ट के भी रूप में लेते हैं। अर्थात हिंदी को हम किसी से बातचीत के लिए भी प्रयोग करते हैं और हिंदी से हम बड़े बड़े एग्जाम्पल भी हल करते हैं। जैसे अगर हमें फिजिक्स के बारे में जानना होगा तो हम फिजिक्स में बात नहीं कर सकते हैं किसी से। अगर हमको मैथ के बारे में जानना होगा तो मैथ में किसी से बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, उससे हम अच्छे एग्जाम या उसका हम एक सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। तो इंग्लिश भी, हिंदी भी, ये सब लैंग्वेज भी है और सब्जेक्ट भी है। इसलिए हमें दोनों को कवर करना पड़ता है। लैंग्वेज, जैसे अगर हिंदी पढ़ते हैं तो इसमें ग्रामर भी रहेंगे। जैसे आप ग्रामर में जानते ही हैं, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, विशेषण, क्रिया, ऐसे सब टॉपिक्स रहते हैं। लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा, जैसे किसी भी चीज पर निबंध लिखिए या कोई पैसेज बनाइए, गद्यांश इसको हिंदी में बोलते हैं, या आप किसी चीज को संक्षिप्त कीजिए, या आप आवेदन लिखिए किसी के पास। ऐसे चीजों को लैंग्वेज के अंदर रख दिया जाता है। उसके बाद अगर हम लिटरेचर का बात करें तो लिटरेचर को पूरी तरह से पढ़ना पड़ता है। जिससे अगर हम हिंदी लिटरेचर की बात करें तो इसमें भी दो पार्ट है, एक तरफ है कहानी और एक तरफ है कविता। हम लोग जब लॉकडाउन से पहले क्लास चल रहा था तो बहुत कुछ हम लोग पढ़े भी हैं, रेगुलर क्लास चला। वैसे तो हम क्लास में बोले थे कि शनिवार को हम लोग रेगुलर हिंदी पढ़ेंगे, बाकी दिन ग्रामर पढ़ेंगे, और बीच में हम लोग का दिन एक फिक्स था, बुधवार का दिन, जो कम से कम 15 से 20 मिनट का मोटिवेशन क्लास चलता है। आप भी वैसे ही तैयार रहिए। वैसे हम फिक्स नहीं कर रहे हैं कि इस दिन को क्या पढ़ाया जाएगा, जो भी होगा हम आपको बता देंगे, परंतु हम भी आपको तीनों चीज कवर करेंगे। अर्थात हम पूरा आपको हिंदी भी पढ़ाएंगे, और जैसे सप्ताह में चलता था आपको हम साप्ताहिक मोटिवेशन क्लास भी चलाएंगे, और इसके साथ साथ जो किताब है उसको भी पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। अर्थात हमारा पूरा आपको प्रयास रहेगा कि जैसे भी हो आपको हिंदी में पूरा 100 नंबर का तैयारी करा दिया जाए। लेकिन अभी हम हिंदी को नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए अभी हम हिंदी को कुछ समय के लिए ड्रॉप कर रहे हैं। जब हम हिंदी को लेकर के आएंगे तो आपको बताएंगे कि अब हिंदी में कौन कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं, कौन कौन सा बाकी रह गया है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे किया जाए, उसको कैसे सोल्व किया जाए, कैसे करके हम टोटल मार्क्स
पा सकते हैं, तो हम अगले बार जब आएंगे तो उसका आपके सामने जरूर डिस्क्रिप्शन कर देंगे। परंतु उससे पहले हम इंग्लिश को कवर करेंगे। तो जिस तरह से हिंदी है उसी तरह से हमें इंग्लिश भी पढ़ना है। किसी को लगता है कि ये हिंदी है, इंग्लिश है, ये हिंदी अलग हो गया, ये इंग्लिश, ऐसा बात नहीं है। जो इंग्लिश में बात किया इंग्लिश हो गया, जो हिंदी में बात किया हिंदी किया, बट बोथ आर ए लैंग्वेज, बोथ आर डिस्कस। इसलिए इंग्लिश में भी हमें ग्रामर को कवर करना पड़ेगा। इंग्लिश में ग्रामर को हमें फुल्ली कवर करना पड़ेगा, बिकॉज इंग्लिश में ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट। जब हम अंग्रेजी को विषय के रूप में पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, एक नॉलेज के रूप में पढ़ते हैं, तो ग्रामर इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, रिमूव टू, डिग्री, इंफैटिक, क्वेश्चन टैग, नरेशन, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। और बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग टॉपिक्स पढ़ भी चुके हैं। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिए हम लोग और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा और कौन टॉपिक हम लोग कब पढ़ेंगे, ये आपको हम अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं आगे क्या हो रहा है। तो हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि ग्रामर वाकई में अंग्रेजी के लिए एक मेन पार्ट है, लेकिन हमें मार्क्स लेना है 100 मार्क्स। हम ये मानते हैं कि ग्रामर इज द मोस्ट फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट, बट along with this we shall have to also cover language as well as literature for getting the 100 marks, because if we want 100 marks, if we cover the 100 marks in a complete way, we shall have to cover language, literature like a grammar। अर्थात अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ ग्रामर पढ़ करके बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत बेहतर कर लेंगे, हम मानते हैं कि यह है, लेकिन जैसे अगर मान लीजिए कोई भी हम ट्राई व्हीलर की बात करते हैं, कोई मान लीजिए वैसी गाड़ी जिसका 3 चक्का है, तो उसमें 3 इज द इम्पोर्टेंट, तीनों है। कोई भी एक आपको लगता है कि चलो 2 ठीक रहेगा, एक पंचर रहेगा, चल पाएगा, तो आपका सोचना ऐसा कुछ तरह से गलत है। उसमें तीनों वैसे ही सही होना चाहिए जैसे एक सही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जितना मन से ग्रामर को ध्यान दे से पढ़ते हैं, वैसे आपको लैंग्वेज के लिए भी टाइम देना पड़ेगा और उसी तरह से आपको लिटरेचर भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि सर आपको लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आई एम टेलिंग यू लैंग्वेज लिटरेचर। पहली बात, लैंग्वेज और लिटरेचर को इसमें बेहतर मार्क देने के लिए आपको राइटिंग स्किल्स मोर होना चाहिए, राइटिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमें इनमें लिखना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज को हमने आपको डिवाइड कर दिया। पहला बात, हमने आपको ये बोला कि हम ग्रामर बाद में देखेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा लैंग्वेज को और लिटरेचर को डिस्कस कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ग्रामर को मान लिया पार्ट 1, लैंग्वेज को मान लिया पार्ट 2 और लिटरेचर को मान लिया पार्ट 3, क्योंकि इन्हीं 3 पार्ट्स पर टोटल आपका 100 मार्क्स टिका होता है। तो हम अभी ग्रामर को छोड़ रहे हैं, कल हम ग्रामर को लेकर के आएंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही कहे थे कि आज हम सिर्फ वैसे चीजों को डिस्कस करेंगे जो आप लॉकडाउन होने की वजह से पूरी तरह से भूल चुके होंगे। इसके पहले उसको हम एक सिलेबस, एक टॉपिक, एक पॉइंट पर ला रहे हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और वैसे हम पढ़ाएंगे जैसे आपको लगे कि रियली वी आर रीडिंग इन द क्लास, हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं। तो लैंग्वेज को अगर मान लें पार्ट 2 के रूप में, तो लैंग्वेज में सबसे पहले आपको लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का मतलब होता है कि हम किसी के पास लेटर लिखते हैं, वो पर्सनल बातों को शेयर करने के लिए या किसी चीज को या किसी जरूरत को मांगने के लिए, जो भी हम किसी के पास एक लेटर्स के रूप में लिखते हैं, पत्र के रूप में वो बातों को लिखते हैं, तो वही है लेटर राइटिंग। अर्थात आपको लैंग्वेज में, एग्जाम्स में
लेटर भी दिए जाते हैं। वो लेटर आप जब एग्जाम की बात आएगा तो वो बोलेगा कि आपको किसके ऊपर लेटर लिखना है, किसके पास लेटर लिखना है, और अकॉर्डिंग टू एग्जाम वी शैल हैव टू राइट द लेटर राइटिंग। अब ये नहीं कि बोल दिया कि अपने पिताजी के पास कुछ पैसे मांगने के लिए लेटर लिखिए, तो आपने किसी और के पास और कोई और कंडीशंस को लगाते हुए लेटर लिख दिए, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से उसे पूरी तरह से गलत किया जा सकता है। इसलिए आपको लेटर राइटिंग, वैसे आपको बताया जाएगा लेटर राइटिंग कैसे लिखा जाए। ये आप घर चाहे तो अच्छे बुक्स भी आते हैं, अच्छी किताब आते हैं, किताब भी आते हैं, आप उसमें भी जाकर कुछ लेटर राइटिंग पढ़ सकते हैं, या हम जो बताएंगे उसके द्वारा भी आप जान सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आता है एप्लीकेशन, जिसे हिंदी में आवेदन बोलते हैं। आपको एप्लीकेशन, ऐसे एग्जाम में तो आपको ऑप्शन में डालेगा, आप या तो लेटर राइटिंग लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए जो आपको सही रूप से आता है। लेकिन वो अलग ही बात है, हमें अपने ओर से कोई भी कमी नहीं करना चाहिए, हमें अपने ओर से कोई भी लैंग्वेज लेकर एग्जाम में उतारना नहीं चाहिए। हमें हर चीज का वैसे ही तैयारी करना चाहिए जैसे हम हर चीज का करते हैं। अर्थात एग्जाम में हमें इस तरह से उतारना चाहिए कि कोई भी हमारे लिए इजी ना हो और कोई भी हमारे लिए हार्ड ना हो, और एग्जाम में जो हमको सेटिस्फाइड लगे, जो अच्छा लगे, हमें उसका जवाब देना चाहिए। तो एग्जाम में आपको एप्लीकेशन भी दिया जाएगा, आवेदन दिया जाएगा, जिसमें हमें कोई भी विशेष चीज का किसी से अपना बात को कहना होता है। ये ऑफिशियल चीज में इसका अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। ये है एप्लीकेशन। उसके बाद आपको ऐसे निबंध हो सकता है, निबंध भी आपको दिए जाते हैं 8 मार्क्स का। निबंध के लिए आपको होल डिस्क्रिप्शन, जिस टॉपिक पर, इसमें आपको 4 या 5 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से किसी एक पर लिखना रहेगा। वैसे एग्जाम में 4 अक्सर देते रहते हैं, तो इससे 4 में से जो आपको सेटिस्फाइड आंसर है, सेटिस्फाइड का मतलब ये नहीं कि हम याद करके गए हैं और वो बात जितना हमको याद है उतना लिखने का प्रयास करेंगे और वो सही रहेगा, तो ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि इससे कोई याद नहीं किया जाता है। इससे बेहतरीन करने के लिए हम इसको ओपनली बुक्स पढ़ते हैं, उसके बाद में डीप में जाके, जैसे मान ले दिया इन्वायरमेंट या इस समय जो माहौल चल रहा है कोरोना वायरस का, इसी पर मान दे दिया, तो ये नहीं कि इस पर कोई आपको बताएगा ये चीज रटेंगे, ये चीज याद करेंगे। अब उसका होल डिस्क्रिप्शन, जो हमारे साथ हो रहा है, इसके सरकार ने क्या एक्शन लिया, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके जागरूकता कहाँ तक जरूरत है, इसके लिए हम कितने लोगों को जागरूक कर सकते हैं, इसके लिए हम किन किन चीजों को बातों करके उस परिस्थिति से निकल सकते हैं। तो जितना भी आप परिस्थिति को देख रहे हैं, जो जानते हैं, उसी चीज को एक विशेष रूप से लैंग्वेज के रूप में सजाकर लिख दिया जाता है। क्योंकि हम भूल ही रहे हैं कि जो भी कुछ है ये सब लैंग्वेज का पार्ट है, और लैंग्वेज में आपको बस बातों को बेहतरीन तरीका से लिखा जाता है, जितना अधिक से अधिक बात और सिंपल वे में लिख सकते हैं। तो ये रहा ऐसे। उसके बाद आता है पैसेज। पैसेज का मतलब कि क्वेश्चन का एक अच्छा सा पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज को हम पढ़ करके और उसके आधार पर दिए गए क्वेश्चन को हम डील करते हैं। वैसे इसके बनाने का तरीका आपको बताया जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बताया तो इसका बनाने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम पैसेज को मन से पढ़ते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि व्हाट इज द पैसेज एंड व्हाट इज द मीन ऑफ दिस पैसेज। आखिर इस पैसेज का मतलब क्या है, इसके द्वारा एग्जामिनर या किस उद्देश्य से दिया गया है, और उस पैसेज को हम बेहतरीन तरीका से अर्थ निकाल करके कंप्लीट करके तब हम क्वेश्चन को टच करते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन क्या पूछता है हम उसी के अनुसार जवाब देते हैं। पहले आता था पैसेज 12-12 मार्क्स के आते थे, लंबे लंबे बातों को लिखते थे, लेकिन अब मार्क्स मात्र 4 नंबर के आते हैं और एक पैसेज के जवाब सिर्फ 1 मार्क्स के होते हैं। इसलिए क्या पूछता है, जो पूछता है हमको उसी तरह से उसका जवाब देना होता है। हाँ, जवाब देने के क्रम में हम सारी बात पैसेज की लिखेंगे ये कोई जरूरी नहीं है, हम अपने ओर से कुछ बातों को जोड़ सकते हैं एक सही अर्थ, सिंपल अर्थ देने के लिए। उसके बाद आता है प्रेसिज। प्रेसिज में संक्षेपण होता है, अर्थात प्रेसिज में वो होता है जिसमें एक पैसेज दिया जाता है और वो बड़े रूप में होते हैं और हमें उसे काट छाट करके एक तिहाई पार्ट में लिखना होता है। तो काट छाट करने का मतलब ये नहीं कि हम उसमें से कुछ वर्ड छोड़ दें और कुछ वर्ड्स लिख दें।
काटने का मतलब ये है कि हम उस पैसेज को होल या उसकी आल पैसेज को पूरी तरह से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमें देखते हैं कि पैसेज में कौन कौन सा लाइन इस पैसेज के दृष्टिकोण से कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम उसमें से देखते हैं कि आखिर इस पैसेज या जो पैसेज है किन किन पॉइंट को दर्शा रहा है। इसलिए हम उस मेन पॉइंट की बातों को फोकस करते हुए हम उसकी एक तिहाई भाग में लिख लेते हैं और पैसेज को ऐसे लिखते हैं कि पैसेज एक जितना ही लिखे एक कंप्लीट अर्थ दे। या जो कुछ भी होगा वैसे आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको हम ये कहना चाहेंगे कि इंग्लिश में अगर बेहतरीन मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज को भी कवर करना पड़ेगा। और लैंग्वेज का आपको करना क्या होगा, तो आपको लेटर राइटिंग की तैयारी करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन का तैयारी करना पड़ेगा, एस्से भी लिखना पड़ेगा, पैसेज भी लिखना पड़ेगा और प्रेसिज भी लिखना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि नहीं सर ऑब्जेक्टिव आ रहा है इतना सब थोड़ी देगा सब्जेक्टिव में, तो ऐसा बात नहीं है, ये सब्जेक्टिव में ही आएगा और आपको इसको सब्जेक्टिव में ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि सिलेबस जो है, सिलेबस का रूल्स यही है कि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विल बी इन्वॉल्व फ्रॉम ग्रामर एंड लिटरेचर, अर्थात 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे और वो ग्रामर से रहेंगे, लिटरेचर से रहेंगे। अर्थात वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका लिटरेचर से रहेगा, ग्रामर से रहेगा, लेकिन लैंग्वेज में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। लैंग्वेज में आपको लिखना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, आप लिखने की तरीका, रिजल्ट आता है तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमने बहुत लिखा, मार्क्स अच्छा नहीं आया या जो कुछ भी होगा। हम ऐसा नहीं सोचते हैं, दूसरों का दोष लगाना, दूसरों में कमियां ढूंढना इंसान का सबसे आसान होता है, लेकिन अपने अंदर थोड़ा सा कमियां झांक करके देखना ये बड़ा कठिन होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जहां तक हमारा थॉट है, आपको मार्क्स आपकी बेहतरीन राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लिखावट पर भी दिया जाता है। अर्थात ये देखा जाता है कि बच्चा किस तरह से उस बातों को लिख रहा है। अर्थात आपका राइटिंग थोड़ा सा फेयर, अच्छा, सुंदर होना चाहिए। जैसे योर राइटिंग इज द मिरर फॉर यू इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। अर्थात जो टीचर कॉपी को चेक कर रहा है उसके सामने सिर्फ और सिर्फ आपका राइटिंग ही उसका दर्पण है। अर्थात वो आपको पढ़ा नहीं, वो नहीं जानता है कि बच्चा तेज है कि क्या है, कैसा है। लेकिन हाँ, अगर सुंदर लिखावट आपका रहेगा, आपकी लिखने की तरीका अगर बेहतरीन रहेगी, तो टीचर को बताने की जरूरत नहीं है कि ये स्टूडेंट किस तरह का है। अर्थात वो हर क्वेश्चंस को देखेगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 आपने कंप्लीट लिखा है, वो तुरंत चेक करेगा और उस पर बिना किसी टेंशन का अपना मार्क्स बैठा देगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप लैंग्वेज को पकड़ना चाहते हैं, अगर लैंग्वेज के लिए बेहतर मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आपको इन सब पर कंप्लीट लिख करके तैयारी करना पड़ेगा। इसलिए आप इस तरह से लैंग्वेज का तैयारी कर सकते हैं। अब हम आते हैं लिटरेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, लिटरेचर के लिए हम यही कहेंगे कि लिटरेचर भी आपके सिलेबस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको लिटरेचर को भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि लिटरेचर से दोनों साइड क्वेश्चन बनते हैं। आपको लैंग्वेज में भी क्वेश्चन बनेगा, अर्थात सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनेगा और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनेगा। इसलिए लिटरेचर को होल पढ़ना ही पड़ेगा। हम मानते हैं थोड़ा सा ऑनलाइन लिटरेचर पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उसमें अधिकतर समरी को पढ़ा दिया जाता है, जिसे पूरा किताब की समरी कर दिया जाता है। आप बात समझ जाएंगे, ए टू जेड समझ जाएंगे, लेकिन रियली आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंस जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव किस अंदर से क्या बात पूछ देता है ये पता नहीं है। वैसे भी जेन्युइन हम लोग 40% पकड़ा ही जाएगा, थोड़ा बहुत ही छूटेगा, लेकिन जो भी हो उसे भी क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाए। तो आपको अगर इंग्लिश से बेहतर मार्क्स लेना है तो ग्रामर को मन से फोकस करना पड़ेगा, इसके साथ साथ लैंग्वेज को भी लेकर के चलना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमने यहाँ लिखा लिटरेचर पार्ट 3
अर्थात आपको लिटरेचर को भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सर ठीक है लिटरेचर तो पढ़ेंगे, लेकिन लिटरेचर में क्या क्या पार्ट्स हमको पढ़ना पड़ेगा। तो लिटरेचर भी हम लोग लॉकडाउन से पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अर्थात लिटरेचर में दोनों पार्ट होता है। जो अब किताब चल रहा था रेनबो पार्ट 2, उसमें आपको प्रोज पढ़ना पड़ेगा और पोयम भी पढ़ना पड़ेगा। हम लोग प्रोज भी कुछ पढ़ चुके हैं और पोयम भी कुछ पढ़ चुके हैं। इसलिए जितना आपको सिलेबस प्रोज और पोयम पढ़ा दिया गया है, हम चाहेंगे कि आप सभी लोग उन सब चीजों को कृपया न भूलें, उसे हमेशा अपने दिमाग में रखे रहें और उसको बार बार पढ़ते रहें। जैसे आप बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सर पढ़े हुए बहुत दिन हो गया, हम बातों को भूल सकते हैं, भूल जाएंगे। तो देखिए, याद रखना और भूलना आपके हमारे बस की बात नहीं है। हम किसी को 10 दिन 20 दिन ना देंगे तो यूं ही भूल जाता है, और हम किसी से 10 दिन 20 दिन बार बार मिलते रहे तो यूं ही याद आ जाता है। अर्थात आप जिन चीजों को बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपके दिमाग में यूं ही बैठे रहेंगे, यूं ही वो आपके दिमाग में बने रहेंगे। इसलिए आपको जो चीजें पढ़ा दिया गया है आप उसको मत भूलिए, उसे दिमाग में रखे रहिएगा, और आगे जो कुछ भी जरूरत होगा हम आपको भाई ऑनलाइन पढ़ाते रहेंगे। इसलिए आपको फिर बोल रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि हम यूं ही वीडियो देख रहे हैं, आप ये सोचिएगा वीडियो नहीं, हम अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं, हम अपना पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यही पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो हम क्लास में कहां से कितने कितने दूर से चल करके हम उस टीचर के पास पढ़ने के लिए आते थे। कोई 6 किलोमीटर दूरी से, कोई 8 किलोमीटर दूरी से, कोई सुबह सुबह। और वो कंडीशन एक टीचर थोड़े ही भूलता है कि जब जाड़ा का मौसम आता है, पूरा कोहरा छेकर आता है, चारों तरफ ऐसे कोहरा कि अगल बगल का आदमी भी नहीं दिख पाता है, और उस कोहरे भरे मौसम में हम लोग आते हैं कि नहीं सर हम लोग क्लास करना है। तो वही चीज सोच कर मेरा वीडियो देखिएगा तो पक्का आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगा। वैसे मानते हैं जब कुछ चीजें आराम से मिलती है तो हम लोग उसको वैल्यू नहीं देते हैं, और वही चीजें थोड़ा सा प्रॉब्लम में मिलती है तो हम उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं। लेकिन बात वैल्यू की नहीं है, बात अपने कैरियर की है, बात अपने पढ़ाई की है। इसलिए जब बात आ ही गई है तो अब हमें शुरू कर ही देना चाहिए। अर्थात आज समय का मान है। आप जानते हैं कि अनुराग सर सोशल मीडिया जैसे मोबाइल से इतना दूर रहते थे, लेकिन आज समय जब हमको बदल दिया तो आप भी बदल जाएंगे। क्योंकि अगर समय के अनुसार हम लोग नहीं बदलेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हमने सोचा ही था कि नहीं जो भी होगा लॉकडाउन के बाद ही देखा जाएगा, हम नहीं ऑनलाइन पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ा सकते हैं, इतने सारे बच्चे हैं, किसी के पास मोबाइल फोन भी नहीं हो सकता है, कोई बच्चा जान भी नहीं सकता है, या प्रॉब्लम भी आ सकता है। हम ये करके टालते थे, लेकिन हमारा शुरू से ही एक ही सिद्धांत रहा है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अर्थात कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। लेकिन हम नो कर रहे थे, लेकिन हमारे बच्चे बार बार हमको बोलने लगे कि नहीं सर पढ़ाइए, हम लोग घर पर है, घर पर ही पढ़ सकते हैं, सरकार के नियम का भी हम लोग फॉलो करेंगे और प्लस अपना एजुकेशन भी पूरा करेंगे। और जब हमारा ध्यान बच्चों की कैरियर पर गया तो हमने सोचा कि नहीं कुछ करना चाहिए। इसलिए हमने आपके लिए ये सब कुछ करना शुरू किया। अगर कोई भी कुछ भी करता है तो देखिए भाई हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ लैकनेस कमियां होता है, तो आपके लिए अच्छा कि आप कमियों को छोड़िए, उनमें एक कमी देखेंगे तो उसमें 1000 अच्छाई भी निकलेगा। इसलिए आप इसकी अच्छी बातों को मन से देखिए, 100% आपको ये वीडियोस अच्छा आएगा, अच्छा लगेगा और आपकी पढ़ाई बेहतरीन होती चली जाएगी। बस किया अगर है उसको मन से एकाग्रचित होकर के, और पढ़ते समय मोबाइल का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट, जैसे किसी का कॉल आना, किसी का मोबाइल फोन बजना या तुरंत व्हाट्सएप, ये सब को साफ बंद कर दीजिए और सिर्फ अपने वीडियोस को देखिए। तो हम यही कहना चाह रहे हैं
कि आपने जो प्रोज और पोयम पढ़ा उसको कवर किए रहिए, दिमाग में रखते रहिए, उसको बार बार देखते रहिए। उसमें पार्ट आता है, अलग से बुक होती है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। उसमें सारी चीजें बताया गया है कि इंग्लिश कहाँ से कैसे शुरुआत किया गया। उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ड्रामा लिखा, कोई कविताएं को लिखना शुरू किया, कोई कहानियां लिखा, कोई नाटक लिखा, बहुत कुछ है, तो इसको भी पढ़ाया जाएगा। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि प्रोज में आपको एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोज हो या पोयम, क्वेश्चन पूछने का आइडिया यही है। अर्थात इफ वी टॉक अबाउट द प्रोज, तो प्रोज में सबसे पहला पार्ट होता है समरी, जिसको बोलते हैं सारांश। सारांश का मतलब ये होता है कि जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो एक मैच वो देखते हैं जब पूरा मैच आपके सामने हो रहा है, और एक वो भी आप मैच देखते हैं जो मैच हो चुका होता है। तो दोबारा जब आप मैच देखते हैं तो पूरा मैच नहीं दिखाया जाता है, उसका वो चीज सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट को दिखाया जाता है, सिर्फ हाईलाइटेड चीज को दिखाया जाता है कि कहां पर कौन खिलाड़ी अच्छा किया, कहां पर कौन खिलाड़ी कैसे एक प्रॉब्लम भरी कैच को भी पकड़ लिया, कैसे, ये सारी चीजों को शॉर्ट में करके दिखा दिया जाता है, वही है रियल समरी। अर्थात जो आप 3 पेज 4 पेज 5 पेज का जो चैप्टर पढ़ते हैं उसी को जब आप एक पेज में लिख लेते हैं तो यही हो जाता है समरी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे एग्जाम में समरी पूछे जाते हैं और एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक्सप्लेन का मतलब होता है कि आपके बुक से कोई भी लाइन दे दिया जाएगा। हाँ, एक बात होता है कि इसमें हमको ऑप्शन दे दिया जाता है। जैसे अगर आप समरी के लिए आपको एग्जाम में पहले तो 4 आता था, लेकिन अब 3 ऑप्शन आता है, और इस 3 में से जो आपको एक बेहतरीन तरीका से आता है आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो माइंड में नेगेटिव रख लेते हैं कि चलो 3 तो ऑप्शन देगा ना, हम कोई ना कोई एक तो पकड़ ही लेंगे। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं वो ये क्षमता रखते हैं कि हम तीनों को वैसे ही लिख सकते हैं जैसे हम किसी एक को लिख सकते हैं, अर्थात वो किसी ऑप्शन को नहीं ढूंढते हैं। उनके लिए ट्रायो इज द सेम, अर्थात तीनों समान होता है। ये होता है तब जब वो तैयारी करके उतरते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपको 3 समरी दिया जाएगा, उसमें से किसी एक को ही लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको पूरा तैयारी करके उतरना है। तो समरी के लिए क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, आपको क्लास में कुछ बताया भी गया होगा। हमने प्रोज में भी कुछ चैप्टर पढ़ा भी दिए हैं और अभी कुछ रह भी गया होगा। तो जो रहा है हम आपको ऑनलाइन पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो भी हमारा ऑनलाइन क्लास चलेगा, हम जो जो टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं उसको फिलहाल अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ आपके 12th का सिलेबस दिखाई दे रहा है, आपका कैरियर दिखाई दे रहा है। इसलिए जो टॉपिक्स हम पढ़ा दिए हैं आप उसको मन से घर पर पढ़ते रहिए, और जो नेक्स्ट टॉपिक आपका बाकी रह गया उसके लिए वीडियोस का इंतजार करते रहिए, और जब वीडियोस आपके ऊपर आ जाता है तो उसको जरूर देखिए। वैसे हम वीडियोस को देखने के लिए चैनल बना दिए यूट्यूब पर जाकर के, आप चैनल खोलिएगा स्पॉट एजुकेशन बाय AK सिंह, तो वो चैनल जो ही आपको दिखाई दे देगा और हर वीडियोज को देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रोज में समरी दिया जाएगा, इसके साथ साथ एक्सप्लेन, हमने एक्सप्लेन बता रहा था कि लाइन, हाँ एक्सप्लेन में भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे 3 को लाइन रहेगा, 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 में से किसी एक का जवाब देना होगा, वो चैप्टर से अनुसार होता है। अब समरी कुछ लोग पढ़ा देते हैं या पढ़ा दिया जाता है, लेकिन समरी के थ्रू आप इस एक्सप्लेन को बनाने में प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन के लिए होल लाइन को कवर करना पड़ जाता है। हाँ, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन होती है जैसे लगता है कि ये लाइन एग्जाम में दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप होल किताब पढ़ते हैं तो बेहतर होता है। और हमारा तो आदत ही है, हम क्लास में जब भी पढ़ाते हैं तो होल क्लास ही होल चैप्टर को ही पढ़ाते हैं, पूरा एक लाइन को पढ़ाते हैं, और उससे पहले मीनिंग भी लिखवाते हैं। हम आपको मीनिंग का ही पूरा व्यवस्था करेंगे, चैप्टर वाइज हर चैप्टर का हम कंप्लीट मीनिंग लिखवाते चलेंगे, और एक्सप्लेन कैसे होगा आपको बताया जाएगा। लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए आपको किताब को पूरी चैप्टर के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। एक आता है क्वेश्चन आंसर, ये 8 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 8 में से आपको 5 करना होता है।
इसलिए आपको प्रोज से 3 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक समरी होता है, एक एक्सप्लेन होता है और एक क्वेश्चन आंसर होता है। यही सेम प्रोसेस अपनाया जाता है इन द मैटर ऑफ पोएम। अर्थात हमने लिटरेचर का 3 पार्ट किया, पार्ट 1 प्रोज, पार्ट 2 पोएम और पार्ट 3 स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो प्रोज और पोएम इज द पार्ट ऑफ योर बुक दैट्स नेम इज रेनबो पार्ट 2। तो प्रोज में जैसे समरी होते हैं वैसे ही पोएम भी आपको समरी दिया जाएगा। अब तो ऑप्शन देता है कि आप किसी का भी समरी लिखिए, या प्रोज का या पोएम का भी अभी क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको जो आराम पड़े, जैसे आराम पड़े कीजिए, लेकिन तैयारी कीजिए। आप ये सोच करके तैयारी कीजिए कि हमें प्रोज का समरी लिखना पड़े तो हम प्रोज को भी लिखेंगे, पोएम का समरी लिखना पड़े तो हम पोएम का भी समरी लिखेंगे। हाँ, ये तो फिक्स है कि दोनों के लिए कैसे लिखिए, मार्क्स सेम मिलते हैं, मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है, मार्क्स सेम मिलता है, इसलिए आपको जो आराम मिले उस पर लिख सकते हैं। तो हमने ये आपको बताया कि प्रोज से भी 3 पार्ट में क्वेश्चन बनते हैं, पोएम से भी उस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। आपको समरी लिखना पड़ेगा, दिए गए वाक्य का एक्सप्लेन करना पड़ेगा, व्याख्या करना पड़ेगा, और जो क्वेश्चन होता है इसमें और ये दोनों मिक्स करके रखता है। अर्थात टोटल 8 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें क्वेश्चन सर ये भी मिक्स होता है। अर्थात जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें से कुछ क्वेश्चन प्रोज से भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पोएम से भी हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी हो सकते हैं। इसलिए आपको कंप्लीट तैयारी करना पड़ेगा। कब? जब टोटल 100 मार्क्स की तैयारी करना चाहते हैं तब। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू, हमने आपको ये बताया कि 100 नंबर में इंग्लिश डिस्क्रिप्शन क्या है। तो इंग्लिश में आपको ग्रामर कवर करना पड़ेगा, लैंग्वेज कवर करना पड़ेगा और लिटरेचर कवर करना पड़ेगा। हमने ये बताया ग्रामर के बारे में, कुछ टॉपिक्स होते हैं उसको हम साइड से इसलिए रख रहे हैं क्योंकि पहले हम लोग क्लास में चलेगा वो ग्रामर का ही चलेगा और कल से अब ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग मन से रेगुलर पढ़ने के लिए प्रयास कीजिए। हाँ, कुछ बात आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वीडियो से ही देखकर मत रह जाइए। जब पढ़िए तो उस वीडियो से अगर कुछ बातें आपको लिखना पड़े, उसमें से कुछ चीजों को लिखना पड़े कि नहीं सर उसको पढ़ना से लिख रहे हैं कि बार बार देख लेंगे, तो भी आप कर सकते, आप कीजिए, जरूरी है। अर्थात ग्रामर, लैंग्वेज के लिए आपको इन सारी चीज को फॉलो करना पड़ेगा। लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, एसे, पैसेज और पैसेज। उसके साथ साथ अगर हम लिटरेचर को पढ़ेंगे तो लिटरेचर में आपको तीनों पार्ट मन से पढ़ना पड़ेगा, प्रोज, पोएम और स्टोरी। प्रोज में समरी रहेगा, एक्सप्लेन रहेगा, क्वेश्चन आंसर। यही सेम चीज पोएम से भी रहेगा, समरी, एक्सप्लेन और क्वेश्चन आंसर। और इसका आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, आप कुछ कवर कर लेने से ये हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें से हमको ऑब्जेक्टिव पकड़ना पड़ता है, इसमें से हमको ऑब्जेक्टिव पकड़ना पड़ता है और ऑब्जेक्टिव के लिए हमें अप टू डेट रहना पड़ता है, थोड़ा सा माइंड रखना पड़ता है। इसके लिए सबसे आसान पहले हम ये काम करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए कि हर चैप्टर्स का जितने भी हमारे पार्ट हैं, लेसन्स हैं, उसके लेखक का नाम, पोएम है तो कवि का नाम याद करना पड़ता है। आपको मैं किताब दिए हैं, उस किताब में कुछ ऐसे भी लेखक का नाम हम लिखे होंगे जो इस बुक से आते हैं, तो लेखक का नाम याद करना पड़ता है। उसके साथ साथ उसका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथिंग भी याद करना पड़ता है। इसके साथ साथ कुछ हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं, जैसे वो लेखक कौन कौन इंपोर्टेंट किताब लिखे, वो लेखक कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो किन किन जगहों से, जैसे कुछ लेखक ऐसे भी हैं जो अमेरिका से और इंग्लैंड दोनों जगहों से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे भी लेखक हैं जो बहुत ही कम उम्र में डेथ कर जाते हैं, जिसमें से आता है रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स जो मात्र 26 साल की अवस्था में डेथिंग कर गए। तो आपको हर हाईलाइटेड पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। हमने बोला कि ऑब्जेक्टिव के लिए आप वैसे तैयार कीजिए जैसे मैथ्स में हाईलाइटेड पॉइंट को दिखाया जाता है, लेकिन हाँ कभी कभी साइडेड चीज भी एग्जाम में दे दिया जाता है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है।
वो हमारे और आपके पर्सनल मैटर नहीं है, इसलिए हमें अपनी ओर से कोई भी कमी नहीं करना चाहिए। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हम चाहेंगे कि ये हमारा टोटल 12th का सिलेबस रहा। 12th का जो इंग्लिश का सिलेबस था, ऐसे अगर पूरा तैयारी करेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आप 100 मार्क्स को कवर कर ले जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप लगे रहेंगे तो और इस तरह से आप 200 नंबर कवर कर ले जाएंगे। इसलिए अब इस चीज को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों को हम कल के लिए बता देना चाहते हैं कि कल से हम लोग ग्रामर को पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए ग्रामर में हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो करीब करीब आपको पढ़ाया गया है। उस टॉपिक को हम नहीं पढ़ना चाह रहे, लेकिन फिर भी उस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं। वजह ये है कि थोड़ा सा आप पहले प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। थोड़ा सा आपका पढ़ाई बहुत पीछे चला गया है, आपके दिमाग से भी उतर गया कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये चीजें क्या होती हैं। इसलिए हम टॉपिक अब अगर हम लोग ग्रामर टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक यही चल रहा था, क्वेश्चन टैग, उसके बाद इम्पैरेटिव, उसके बाद रिमूवल ऑफ टू, उसके बाद डिग्री। तो ये हम लास्ट में टारगेट किए थे और इसमें से कुछ टॉपिक पढ़ा दिया गया है और कुछ टॉपिक चल ही रहे थे और हमने बोला था कि इन टॉपिक को पढ़ा करके एक साथ टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक चला, कुछ टॉपिक बंद हो गया। इसलिए हम नेक्स्ट टारगेट यही कर रहे हैं, क्वेश्चन टैग, एम्फैटिक, रिमूव टू और डिग्री। इसलिए हम कल से क्वेश्चन टैग को पढ़ाना शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप कल से टॉपिक पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर सपोज कोई टॉपिक आप पढ़े भी हैं और दोबारा आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए बेहतर है, अच्छा है। हम ऐसा कर रहे हैं कि वो सारी चीजों को पहले प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए अब कल से आप क्वेश्चन टैग को पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए और क्या क्या ग्रामर में पढ़ा दिया गया है, वो क्या क्या चीजें होता है, क्या होता है, हम उस पर कल थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन टैग को बनाना शुरू करेंगे। अभी आज तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, कल से हम कुछ ना कुछ SW भी देंगे और एवरीडे SW देंगे और हम SW को पहले सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक को पढ़ाना शुरू करेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी आपको SW दिया जाए आप उसको जिम्मेदारी समझते हुए हैंडल कीजिए और जैसे हम क्लास में सॉल्व करते थे वैसे आपको हर क्वेश्चन का हम सॉल्व कर देंगे, जिससे आपको यह सेटिस्फेक्शन मिले कि आखिर व्हाट इज द रिजल्ट, अर्थात आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। क्योंकि क्लास में रहते तो हम डंडा उठाकर पीट करके या जैसे भी आपको पता लगा लेते, लेकिन भाई ये तो ऐसा सिचुएशन है कि आप घर पर है और सिर्फ ये उम्मीद पर ही क्लास चल सकता है। अर्थात इस क्लास को चलाने के लिए बीच में जो रास्ता है, जो वे है, तो एक ही हो सकता है, वो आशा, उम्मीद। इसलिए हम ये उम्मीद रखते हैं कि अब आप इस वीडियो को जरूर पढ़ रहे होंगे और इस वीडियो से सीख भी रहे होंगे और आप आगे के लिए तैयारी भी कर रहे होंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। लॉर्ड थैंक्स ऑल ऑफ यू and in the last I will say to everyone, be happy and remain among your family, among your parents, any person, but be happy. Don't think we are in a caving life. No, you are good, and that's last. Thanks to all of you.